8. अर्श, ये स्टोरी है 1480s के आसपास की, जी। जो आज के जमाने में टर्की है। बेसिकली टर्की के इलाका उस जमाने में ऑटोमन एम्पायर के अंदर आया करता था। ऑटोमन वाज द इस्लामिक कैलिफेट। ये आई थिंक इस्लाम का जो गोल्डन पीरियड माना जाता है, ये उस दौर की कहानी है ऑटोमन एम्पायर की। जी। तो ऑटोमन एम्पायर का रूलर था मेहमेत, ठीक है, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज इस्तांबुल है, उसको कैप्चर किया था। कॉन्स्टेंटिनोपल क्रिश्चियनिटी का हेडक्वार्टर था, क्रिश्चियनिटी का हेड एरिया था, लेकिन वहां पे इवेंचुअली मुस्लिम्स ने कैप्चर कर लिया था। एंड हाया सोफिया आपने सुना होगा, बड़ी जो फेमस एक जमाने में चर्च था, जिसको इवेंचुअली मॉस्क कर दिया गया। तो 1400 के जमाने में ही उसके बगल में ऑटोमन एम्पायर के बगल में एक और राज्य था, इसको वेलाशिया बोला जाता था। आई थिंक हंगरी जहां पे है आज, और वहां का एक राजा था व्लाद। अब उसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यू नो, कि वो बड़ा खूंखार किस्म का इंसान था, लेकिन वो खूंखार बना कैसे? तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि व्लाद जब छोटा था तो मेहमेत ने उसको कैप्चर करके अपने घर पे रख लिया था, ताकि उसके जो फादर है वो हमेशा लॉयल रहे इनके किंगडम का। आई मीन ये जो था मुस्लिम एम्पायर के बगल में, ये क्रिश्चियन एम्पायर था। व्लाद बेसिकली क्रिश्चियन था, तो उनकी लॉयल्टीज हमेशा रहे हैं। तो उसके बच्चे को एक तरीके का अगवा करके कहते हैं गिरवी रख लिया था। तो व्लाद ने अपना पूरा बचपन जो है ऑटोमन एम्पायर की कैप्टन में बिताया, बेसिकली एक हॉस्टेज के तौर पे। उसको किडनैप करके रख लिया गया था, और ये उसकी जिंदगी का एक अहम पहलू था। जब वो बड़ा हो रहा था तो उसने बचपन से ही बड़ी क्रूरता देखी। इवेंचुअली जब उसने क्रूरता देखी तो जाहिर सी बात, जब बड़ा हुआ तो उतना ही क्रूर बना। तो जब क्रिश्चियनिटी, जब क्रूसर्स की शुरुआत हुई, जब होली वॉर जिसे कहते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की आपस में जो लड़ाई है, तो उसमें वेलाशिया ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनफैक्ट व्लाद, हंगरी बहुत छोटा सा देश था, लेकिन इसके बावजूद बहुत टाइम तक का ऑटोमन एम्पायर उसमें कैप्चर नहीं कर पाया। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि व्लाद जो है वो बहुत ही ज्यादा खूंखार किस्म का आदमी था, शासक होगा या फिर कुछ शासक था। और इनफैक्ट उसका नाम जो है व्लाद द इम्पेलर था। इम्पेलिंग एक तरीका होता है टॉर्चर करने का, मेडिवल जमाने में हुआ करता था, जिसमें बेसिकली करते हैं क्या है कि एक लकड़ी का लंबा सा 8-10 फीट का एक भाला बनाते हैं, और वो आपके घुसा दिया जाता है पीछे, और फिर उसको गाड़ दिया जाता है जमीन पे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता वो आपके शरीर के अंदर जाता है, और फिर इवेंचुअली आपका हलक फाड़ के निकलता है, और आप मर जाते हैं। बड़ी गंदी मौत, मतलब और टंग जाते हैं एक तरीके से, जाते हैं बेसिकली। और ये व्लाद का सजा देने का सबसे फेवरेट तरीका था। तो वो ऑटोमन आर्मी के जिस भी सोल्जर्स को पकड़ता था, तो उसको इस तरीके से मार के लटका देता था। उसकी ये क्रूरता करने का वजह क्या थी? मतलब उसकी क्रूरता करने की वजह ये थी कि भाई जिसका जो व्लाशिया जो अंपायर था वो छोटा सा अंपायर था, ऑटोमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो एक फेयर टैक्टिक्स थी। तो वो क्या करता था कि उनके सोल्जर्स को इम्पेल कर करके ऑटोमन एम्पायर के टर्की और उसके बीच के जो बॉर्डर है वहां पे लटका देता था। तो आप जाओगे तो जमाने में 4-5 हजार लाइन से लोग जो है उसी हाईवे पे लटके हुए मिलते थे। तो जब किसी की आर्मी आती थी, अब सोल्जर्स आ रहे हैं अटैक करने के लिए, अपने देश से दूर है, एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, और रास्ते में आप देखते हैं कि आप ही की आर्मी के आपकी जानने वाले लोग इस तरीके से इतनी गंदी मौत मरे हुए हैं, तो एक जाहिर सी बात है अंदर एक भय बैठ जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि आर्मीज गई, उन्होंने देखा वो वहीं से लौट गए। इतना ज्यादा भयभीत, तो इतना घबरा गए थे वो उसकी क्रूरता को देख के कि अगर पकड़े गए तो ऐसा हो जाए। तो जब क्रिश्चियन एम्पायर को ये बात पता लगी कि व्लाद का कहते ना ख्याति इतनी बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने एक तरीके का कहते ना एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि जो व्लाद है ये आधी रात में आता है और ये लोगों को फाड़ करके उनका खून चूस लेता है। बेसिकली ये एक नर पिशाच है। तो ये एक तरीके का कहना है ताकि दुश्मनों के दिलों में उसका जो खौफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो एक तरीके की कहानी बना दी गई, जो इवेंचुअली ब्रैम स्टोक्स जो कि एक राइटर था, उसने इवेंचुअली इस कहानी ने उसे इंस्पायर किया, जिससे उसने 1870s में आई थिंक एक नॉवेल लिखी ड्रैकुला, जो कि व्लाद द इम्पेलर से डायरेक्टली इंस्पायर्ड थी। ये बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में भी मिथ मेकिंग की, तो ये बेसिकली व्लाद की मिथ मेकिंग का एक पूरा एक बेसिस था। एंड यहाँ से एक नरभक्षी पिशाच की कहानी शुरू हुई। मैं जैसे आपने नरभक्षी पिशाच बोला, मुझे एकदम से एक चीज क्लिक करी कि ड्रैकुला जो है वो सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है राहुल? खून पीने के लिए। हम लोग जब छोटे थे तो कॉमिक्स में भी पढ़ते थे कि एक ड्रैकुला की कॉमिक्स है, नागराज है उसमें और वो खून पी रहा है, पर ड्रैकुला की मौत होगी तो एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि एक जो वुडन का जो एक वो होता है, भाला होता है,
वो अगर उसके सीने में डाल दो तो ड्रैकुला मर जाएगा। जी जी जी। ये बहुत ज्यादा फेमस था और ड्रैकुला अमर था, मतलब कॉमिक बुक के हिसाब से। अगर लेकिन ये शायद ये भी था ना कि ड्रैकुला धूप में नहीं आ सकता है। धूप में नहीं आ सकता है। फिर कई सारी तमाम तरह की मूवी बनी। जो मुझे सबसे पहले याद है, जो मैंने देखी थी, जिसे वैन हेल्सिंग बोलते हैं मूवी के बारे में, वो मूवी में ड्रैकुला का एक अपीयरेंस दिखाया गया है। वैन हेल्सिंग जो था वो चुड़ैल और इन सब को पकड़ता था, वैम्पायर्स को। ये जो वैम्पायर्स का कॉन्सेप्ट है राहुल, हम एक बार एक एपिसोड्स में इसके बारे में डिटेल बात कर चुके हैं कि वैम्पायर्स क्या थे क्या नहीं थे। अब जैसे आपने मुझे बताया कि ड्रैकुला जो था, ठीक है, ये इम्पेलर जो व्लाड द इम्पेलर जिसकी आप बात बता रहे हैं, तो शायद क्या आपको नहीं लगता कि इसके पास कुछ ऐसी पावर रही होंगी कि ये खून पीता होगा? इसे ड्रैकुला क्यों बोलते थे? अब एक्चुअली ड्रैकुला उस जमाने के हंगेरियन भाषा में एक नाम होता है और उसके फादर का नाम था व्लाड ड्रैकुल। ओके। तो जिसके नाम पे इसका नाम ड्रैकुला पड़ा। तो ड्रैकुला इवेंचुअली, ड्रैकुला का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई पिशाच है, वो एक नॉर्मल नाम है। ओके। जो इवेंचुअली फेमस हो गया इसकी वजह से। अच्छा, ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों को कि अगर वो ड्रैकुला नाम से रिलेटेड है तो खून पिएगा। वो इतना कैरेक्टर फेमस हो गया कि ड्रैकुला नाम से लोगों को लगता है कि वो ड्रैकुला एक्चुअली में एक नाम होता है वहां पे, उस एरिया, रोमानिया के एरिया में। रोमानिया। लेकिन राहुल, मैं अगर आपसे कहूं कि जैसे ये जो खून पीने वाला कॉन्सेप्ट है, मेरा ये मानना है राहुल कि अगर वो दिखाया जा रहा है तो कहीं से तो आया होगा, राइट? हाँ, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होगा। जैसे कि वो एक ब्लड सकिंग बैट्स की चमगादड़ों की बात होती थी। बिल्कुल। और मैं आपसे बोलूं कि अगर एक एंटिटी ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसे हम रक्त पिशाच बोलते हैं। रक्त पिशाच? जी। इसके बारे में शायद मैं आपको एक ही बार बताया है कि रक्त पिशाच नाम की कुछ चीज एग्जिस्ट करती है, बट हम लोगों ने इन डिटेल बात नहीं करी। खाली टच अपॉन किया था उस सब्जेक्ट के ऊपर। राहुल, कहा जाता है कि जो पिशाच होते हैं वो 52 तरीके के होते हैं, अलग अलग। ओके, ठीक है। नर पिशाच, यम पिशाच, रण पिशाच, इस तरीके से अलग अलग पिशाच होते हैं। उनमें रक्त पिशाच भी होते हैं राहुल। ओके। अब जो रक्त पिशाच है, इनका जो वर्णन है ये आपको कई अलग अलग पुराणों में मिलेगा कि महाभारत काल में जब ये घटोत्कच अपनी जो सिद्धियां हैं उनको हासिल करने जा रहे थे, तो कहा जाता है कि इनके साथ 3 रक्त पिशाच थे। अब राहुल, मैं आपको वहां से कनेक्ट करना चाहूंगा यहाँ सीधा ड्रैकुला पे, क्योंकि ये जो खून पीने वाला जो कॉन्सेप्ट है रक्त पिशाच का, तो उनके पास ताकत ये होती थी कि वो खून पी सकते थे। उनके दांतों में, जैसे बोलते हैं ना ब्लड सकिंग, जो आपने बैट्स के बारे में बताया, तो उनके दांतों में कुछ ऐसा होता था कि वो खून पी सकते थे किसी का भी। ऑल्सो कई बार ऐसा भी वर्णन मिला है, जो मैंने आपको मनाली में बताया ना, घटोत्कच का जो मंदिर है, वहां पर उस मंदिर के आसपास रक्त पिशाचों का भी मंदिर है, ऐसा कहते हैं लोग। मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने सुना बहुत है। रक्त पिशाचों का मंदिर है, ऐसा कहते हैं कि घटोत्कच के गढ़ थे वो। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो मुझे नहीं पता, इसका रेलेवेंस कितना है, लेकिन रक्त पिशाचों का जिक्र जरूर आया है। तुम आप कहना चाह रहे कि घटोत्कच से पहले रक्त पिशाच एग्जिस्ट नहीं करते थे? हाँ, अब उसके पहले तो मैंने कभी नहीं देखा कि उसका जिक्र आया, लेकिन उसके बाद ही, महाभारत के बाद ही जिक्र मैंने देखा है। अब 5000 साल पुरानी महाभारत है राहुल, मिनिमम। उसके अलावा भी हो सकती है, किसी को क्या पता, लेकिन इतना अजम्पशन है। तो तब से रक्त पिशाच एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो आपने ड्रैकुला द इम्पेलर, व्लाद द इम्पेलर के बारे में बात है, तो वो पता नहीं शायद उस पावर को पोजेस करता होगा या नहीं होगा, या उस माइथोलॉजी के हिसाब से क्या होगा। लेकिन इंडिया में राहुल कई बार ऐसा देखा गया है कि रक्त पिशाच के केस सामने आए हैं। और भी कल्चर्स में, हर्ष की तो खैर रोमानिया की बात हुई थी, लेकिन उससे पहले भी चाहे मेसोपोटामियंस को देख लीजिए, चाहे एंशिएंट ग्रीस को देख लीजिए, हिब्रूज को देख लीजिए, इनमें है मेंशन है। इनफैक्ट मणिपुरी जो हम लोग का कल्चर है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे भी वैम्पायर्स और यहाँ तक कि कैनिबल्स का भी जिक्र है। ओके। एक बड़ी अजीब सी कहानी, अभी कितनी सच है मुझे पता नहीं। नरभक्षी, राइट? नरभक्षी जी। तो कहते हैं कि औरंगजेब ने जब कैप्चर कर लिया था, और जब वो शाहजहां अपना ये बादशाह बन गया था, तो उसके जो बाकी जो भाई थे, शुजा और वो जो और बाकी 3 भाई थे, वो अलग अलग जगह भागे। ओके। तो एक को इसने जो है सजा दी थी, मणिपुर भेज दिया था, कुछ तो भी चाल वाल लगा के उसको, उसकी फैमिली के साथ। और मणिपुर में वो जो बंदा है, मतलब शाहजहां का बेटा, तीसरा चौथा वाला, उसको नरभक्षियों ने पकड़ के खा लिया। ओके। इनफैक्ट औरंगजेब ने कहते हैं जबरदस्ती उस इलाके में भेजा था कि नरभक्षी उसको खा, जिसको सजा मिली थी ये। जी। तो कहीं ना कहीं नरभक्षियों का, कैनिबलिज्म का एक और पिशाचों का रनिंग कल्चर चला आ रहा है दुनिया के हर एक कोनों में। अब जब खून पीने की बात आप करते हैं राहुल, तो मुझे बंगाल की एक एंटिटी की याद आती है। अब उस एंटिटी का नाम रक्त पिशाचिनी है,
और ऐसा कहते हैं, अब जैसे मैंने रक्त पिशाच बताया, तो रक्त पिशाचनी भी एग्जिस्ट करती है, नो डाउट, तो उनकी एक फीमेल एंटिटी। तो ऐसा कहते हैं कि बंगाल में जब सुनसान रोड होती है तो वहां पर आपको एक औरत दिखेगी बैठी हुई जी, और सड़क के बीचों बीच में यदि तुमने गाड़ी रोक दी, वो तुमको हेलुसिनेट होगा कि कोई औरत बैठी है। यदि तुमने गाड़ी रोक दी तो तुम्हारा जो शव है, तुम्हारी जो बॉडी है, वो अगले दिन मिलेगी और वो पूरी की पूरी नीली पड़ चुकी होगी, क्योंकि खून खत्म हो गया होगा तुम्हारे शरीर से। क्या जो भी बॉडी के खत्म होने के बाद का सिनेरियो होता है। अच्छा, एक इंसिडेंट हुआ था एक ट्रक ड्राइवर के साथ, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वो ट्रक ड्राइवर ने देखा होगा, ये एक अजम्पशन है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अब वो ट्रक ड्राइवर तो मर गया। लेकिन ऐसा बताते हैं कि वहां से 2-3 गाड़ियां और गुजर रही थी, तो उन गाड़ियों ने क्या देखा कि ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी है, वो उतरा है, सड़क के बीचों बीच गया है और अचानक से जोर से छटपटाने लगा राहुल, ऐसे जैसे उसका कोई खून चूस रहा हो, और उसके बाद वो वहीं पे गिर गया है। अच्छा, बंगाल में क्या है, वहां पर एक चीज बोली जाती है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो उस जो ट्रक ड्राइवर था उसकी आवाज पता है क्या आ रही थी? वो बोल रहा था, रोक तो चूसे खेने वो, मतलब तुम्हारा जो रक्त है वो चूस के खा जाऊंगा, खत्म कर दूंगा, शेष कर दूंगा, मतलब तुमको मार डालूंगा उसके बाद। अब ये वो ड्राइवर बोल रहा था, ऐसा लोगों का कहना है जो वहां से गुजर रहे थे लोग। उन्होंने तो गाड़ी रोकी नहीं, बट किसी को ये चीज सुनाई दी गई थी कि रोक तो चूसे खेने वो, रोक तो चूसे खेने वो, मतलब पूरी तरीके से रक्त को खत्म कर देंगे। अब ऐसा अजम्पशन है कि वो रक्त पिशाचनियां जो थी वो इंसान को पोजेस करती हैं, और पूरा खून पीने के बाद इंसान ये चिल्लाता है कि रोक तो चूसे खेने वो जो पिशाचनियां वो बोलती हैं कि तुम्हारा संपूर्ण रक्त जो है वो चूस कर खा जाऊंगी और उसके बाद निकल जाऊंगी। वहां पर बंगाल में बेसिकली पीने को खाना ही बोलते हैं, अगर आपको पता होगा, तो उसका मतलब यही होता है, रोक तो चूसे खेने होगा। तो कई सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि उनको बूढ़ी एक दादी काइंड ऑफ कोई औरत बैठी हुई दिखी है रोड पे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं गाड़ी को, उन्होंने गाड़ी को थोड़ा सा साइड में करके निकाल लिया है। और अगर उस रोड पर कोई गाड़ी रोकता है तो इंसान का खून नहीं बचता है शरीर में, और सुबह उसकी लाश वहीं पर पड़ी हुई मिलती है। ऐसा कई बार रिपोर्ट हुआ है। ये सन 2007 से 2012 के बीच की बात है। ओके, आई मीन शायद ये तो मुझे लग रहा है एक रियल कोई टाइप की स्टोरी या कैरेक्टर्स है जी। अर्श, मैंने सुना है कि तमिल फोकलोर्स में, सदर्न इंडिया में 2 एंटिटीज होती हैं, एक का नाम होता है पे और दूसरे का नाम होता है पेमा किलर। हाँ, तो ये 2 एंटिटीज होती हैं, और ये भी जो हमारी पिशाच की डेफिनेशन है उससे काफी हद तक सिमिलर होती है। लोग बोलते हैं कि ये जो एंटिटीज होती हैं, ये एक जमाने में जो मरे हुए सोल्जर्स होते थे, जब युद्ध होने के बाद जो अधमरे से सोल्जर बच जाते थे, तो ये उनका जाकर के खून चूसती थी, उनका जाकर के फ्लैश खाती थी, और इनफैक्ट उनकी बॉडी के आसपास डांस भी करती थी। तो ये अब कई लोग अगेन जैसे मिथ मेकिंग की बात होती है, जब चोल साम्राज्य चल रहा था साउथ में, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये चोल साम्राज्य के ही लोगों ने एक मिथ बनाया था कि हमारे पास हम लोगों ने ये जो पेमा किलर जो ये एंटिटीज हैं, इन्हें रखा हुआ है, अगर तुम हमसे लड़ाई तो करोगे कर देंगे, हाँ, तो हम अगर मान लो तुम पकड़े गए, अधमरे रह गए, तो ये एंटिटीज में छोड़ देंगे जी, और तुम इस तरीके से गंदी मौत मारे जाओगे। तो अगेन कि अब उसमें कितना सच है या कितना नहीं है, ये शायद बारे में कहना जान नहीं पाएंगे जी, और पॉसिबल भी नहीं है इसके बारे में कहना, पॉसिबल भी नहीं है उसके बारे में जानना। अब रक्त पिशाचनियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया राहुल कि ऐसे होते हैं रक्त पिशाच। राहुल, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन रक्त पिशाचों को सिद्ध भी किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसे तांत्रिक है, मैंने कभी नहीं किया, ना ही मैंने सुना है। कुछ ये बोल रहा है कि वो घटोत्कच के गढ़ में से आते हैं। अब देखिए, आप गढ़ों के पास पावर तो होती है, बनी सी बात है। इवन इन महाभारत के युद्ध में भी इनका इस्तेमाल हुआ होगा कहीं ना कहीं, जो कि अभी कहीं मेंशन है नहीं। तो राहुल, मैंने एक तांत्रिक से सुना, अच्छा वो तांत्रिक जो थे वो कामाख्या असम के तांत्रिक थे, झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतना कन्फर्म है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी एंटिटी है या कोई ऐसी ताकत है जो बहुत ज्यादा इंसानी दुनिया के लिए खतरनाक है फिजिकली। देखिए राहुल, जब मैं बोलता हूं कि इंसानी दुनिया के लिए खतरनाक है फिजिकली, इसका मतलब ये होता है कि जो और एंटिटीज होती हैं, लेट सपोज कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, डाकिनी, जितनी एंटिटी के बारे में हमने बात किया है, तो वो क्या काम करेंगी, वो आपको पॉजेस करेंगी या फिर कुछ ऐसा कर देंगी कि आप ऐसा कर लोगे, राइट। कभी भी किसी एंटिटी का जीवत्व प्रमाण मैंने आपको नहीं बताया कि दिखता है शरीर में। उदाहरण के तौर पे लेट सपोज कर्ण पिशाचिनी ने आपका हाथ पकड़ा जोर से, तो आपके हाथ पे निशान नहीं बनेगा, आपको दर्द होगा, मतलब फिजिकल प्रमाण नहीं दिखा है,
कहीं पर भी, इवन अगर मुंजा कुछ ऐसा करता है तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, खुद से ही होते हैं। मैंने कभी इस एंगल से सोचा नहीं, बट हाँ, व्हाई नॉट, राइट। मतलब किसी भी एंटिटी को आप देख लो, अगर कोई भी जो पोजेशन होता है उसमें क्या होता है, इंसान पोजेस होता है, कूद जाता है, मर जाता है, कान में फोक घुसेड़ लेता है, ये सब मैंने आपको बताया है। आपने किसी एंटिटी के बारे में बताया था, मुझे याद आ रहा है शायद कि वो नोच लेती है, निशान बना देती है, वो सपने में आकर, ऐसा मैंने आपको बताया। लेकिन अब आप सोचो राहुल, वो इंसान खुद ही निशान बनाता है कभी कभी, और कभी कभी वो निशान बन जाता है। लेकिन कोई एक ऐसी ताकत जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं, जो आपका खून पिएगी, आपके शरीर पर दांत के निशान भी होंगे। ओके, एक फिजिकल प्रमाण होगा, फिजिकल प्रमाण होगा। ऐसे होते हैं रक्त पिशाच। जब मैंने उन तांत्रिक से बात करी तो, अच्छा वो तांत्रिक थे, अघोरी नहीं थे वो। अच्छा। तो समहाउ मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि रक्त पिशाच एक ऐसी एंटिटी, अच्छा बाय द वे ये लोग जब बात करते हैं तो ये लोग दोहे या फिर चौपाई के फॉर्म में बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कोडेड भाषा में कभी भी ये नहीं बोलते मेरे पास ये सिद्धि है, तुम ले जाओ इसको, तो तुम्हें डिकोड करना पड़ेगा। राइट। तो उन्होंने बड़े ही कह सकते हैं कि अजीब से ढंग से मुझे सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा होता है। जब मैंने उसको डिकोड किया है राहुल जी, तो मेरा दिमाग हिल गया है। उस डिकोडेशन में ये था कि रक्त पिशाच एग्जिस्ट करते हैं, और उनको जो सिद्ध करता है वो उनसे खून भी करवा सकता है। सुना है राहुल मैंने कभी देखा नहीं इसका प्रमाण। I mean, अगर सिद्ध करेगा तो आई थिंक ऐसे किसी काम के लिए करेगा। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि क्या काम होता है, तो उसने बोला कि खून तो नहीं करवाना है, लेकिन खून लेना, खून इकट्ठा करना, ये काम हो सकता है। ओह अच्छा। आप अगर इस एंगल से सोच के देखें राहुल, लेट सपोज कि अगर किसी का वशीकरण है या उच्चाटन है या षटकर्मों में से कुछ भी है जी, अगर उस तांत्रिक को कराना है तो सबसे ज्यादा जो नीच वे है उसके पास उस इंसान के किसी अंश को लेने का, वो क्या है, या तो उसका स्किन या उसका खून। राइट। और रक्त पिशाच ये काम करते हैं कि वो उस इंसान का खून पीते हैं, लेट सपोज कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, और वो इस तांत्रिक के पास वो खून लाकर देते हैं। एक तरीके से ब्लड का जो आदान प्रदान है वो रक्त पिशाच करते हैं। मतलब वो खुद खून पिएंगे और तुमको लाकर दे देंगे, सो दैट तुम उसके खून से कुछ ऐसी सिद्धि कर लो कि तुम उसको वश में कर लो या कुछ ऐसा कर लो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ राहुल, जब मैंने अपने गुरु से बात पूछी है रक्त पिशाच के बारे में, और भी 2-3 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है उनसे पूछी, तो गुरु ने तो सीधा बोल दिया कि इस तरह की सिद्धियां आजकल करने वाले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बड़ी चीजें होती है राहुल ये सब। मुझे नहीं लगता कि ऐसे राह चलते छोटे मोटे जो बाबा होते हैं वो ये सब चीजें कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि गणों को सिद्ध करना, वो भी महाभारत काल के गणों को सिद्ध करना, ये पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये तुम तभी कर सकते हो, मेरे गुरु ने बताया, जब तुमने 2 शरीरों में परकाया प्रवेश किया हो। कोई खास वजह इस चीज की? क्या ये इसलिए कि आप एक लाइफ टाइम में ये नहीं कर सकते? नहीं राहुल, अब मैं आपको बताता हूँ। 2 शरीर में परकाया प्रवेश करने का मतलब ये है कि तुमने करीबन 300 या 250 साल की जिंदगी जी ली है। वही कि आप इस एंगल से सोच के देखो कि तुमने करीबन 250 से 300 साल की जिंदगी जी ली है। राइट। और उसमें आपने न जाने कितनी साधनाएं कर डाली होंगी। राइट, एब्सोल्युटली। और साधनाएं करने के बाद आपके पास शायद इतना एक कह सकते हैं कि तेज आ जाता है किसी भी चीज को सिद्ध करने का, कि आप अपने आप सिद्ध कर लें। आप डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, यदि आप 200 साल के ऊपर साधना कर चुके हो। अगर कोई इतने लंबे टाइम तक साधना करेगा तो फिर वो रक्त पिशाच की साधना क्यों करेगा? मतलब उससे इतना भी क्या हासिल हो सकता है? राहुल ऐसा कहते हैं कि यदि आप ये जो खून का जो सिनेरियो है, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज को, ऐसा कहा गया है, कभी प्रमाणिक रूप से कहीं मौजूद नहीं है। ऐसा कहा गया है कि यदि तुम 100 शवों की अगर उसका जो खून होता है वो आप ले लेते हैं तो आपको अमृत तो मिल जाता है। अगेन बात अमृत पर आती है, लेकिन 100 शवों का मतलब आप जानते हैं राहुल क्या है? कोई ऐसा इंसान जो 100 साल का होने से पहले मर जाए, मतलब 99 साल की उम्र में मर जाए, और उसका जो खून है उसके जिंदा रहते वो तांत्रिक इकट्ठा कर ले। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा ट्रिकी प्रोसेस है इस चीज को करने के लिए। I mean, कोई इंसान 100 साल तक जिए और 100 साल मतलब 100 साल ना हो पाए, 99 साल में उसकी मौत हो जाए और 99 साल में उसकी मौत से पहले वो खून मिल जाए, ऐसा है। ओके, मतलब उसका 99 साल तक होना ये जरूरी है। और उसके बाद उसका खून, मतलब रक्त पिशाच जिसकी हमने बात बताई, जी, तब कोई तांत्रिक उसके पास रक्त पिशाच भेजे, उसका खून लेकर आए, इस तरह से 100 लोगों का खून अलग अलग लेकर आए, तब जाकर वो किसी अमृत को हासिल कर पाएगा, ऐसा कहा गया है। ओके। आज तक राहुल, मैंने अपने गुरु से भी बात करी, मैंने स्क्रिप्चर्स में भी देखा, आज तक किसी ने भी
रक्त पिशाचों को पूरी तरीके से नहीं साधा है और यही रीजन है कि रक्त पिशाच खुले घूमते हैं। अब मैं आपको प्रामाणिक रूप से बताता हूं कैसे। जी। मिस्टर वसीम और पुनीत ये 2 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, अब नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया था कि पुरुलिया के जंगल्स में कुछ ऐसे ही रक्त पिशाच काइंड ऑफ उन्होंने चीजों को देखा है। कहाँ के जंगलों में? पुरुलिया के जंगल, जमशेदपुर पुरुलिया। वहां पे उन्होंने देखा है। अच्छा, आज भी अगर आप कई सारे जैसे चैनल है डिस्कवरी वगैरह, उनकी आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो उन्होंने भी कई बार ऐसे जो वैम्पायर्स हैं उनको कैप्चर किया है अपने कैमरे के अंदर या कुछ किया है। मैंने तो ऐसा देखा है 2-3 बार। अगर आप YouTube देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने ये बात की पुष्टि करी है, जो वसीम और पुनीत जी जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ जी, कि जो वैम्पायर्स होते हैं, अब आप उसको ड्रैकुला समझ लीजिए। हाँ। जो वैम्पायर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, मतलब आपकी नजरों में नहीं आएंगे ऐसा। मतलब वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं। एग्जैक्टली, वो एक ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। अच्छा, एक ट्राइब के बारे में मैंने आपको एक एपिसोड में भी बताया था कि उन्हें ड्रैकुला कहा जाता है, बट वो ट्राइब ऐसी है नहीं। उनके पास केवल दांत बड़े हैं ये वाले, दैट डजंट मीन कि वो ड्रैकुला है। उनको खून नहीं पीना अच्छा लगता है, बट दिक्कत ये है कि वो दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकलते। अब राहुल, अगर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, आप कनेक्ट करना हर एक चीज कि ये जो ट्राइब है ये दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकलते, क्योंकि ये मानते हैं कि सूरज जो है ये इनका जो देव है चंद्र, उसका दुश्मन है। तो ये लोग चंद्र की पूजा करते हैं बेसिकली। ये जो ट्राइबल दिन भर अंधेरे में रहते हैं, दिन भर अपने मतलब हो सकता है कि जमीन में गड्ढा खोद के रहें, ये कभी भी सूरज की रोशनी में नहीं निकलते। अब ये माइंडसेट है राहुल, अगेन ये ट्राइबल्स का माइंडसेट है और कल्चर है उनका, और इनसे आप भी मिल सकते हो, कोई भी मिल सकता है जाके। अगर आप मतलब जाएंगे सही प्लेस पे जाएंगे तो मिल सकते हैं। लेकिन ये ट्राइब का क्या सिनेरियो है ना कि बात नहीं करते हैं ज्यादा। इनडायरेक्टली अगर आपके हो गई बात तो हो गई। मुझे भी एक रिसर्च के थ्रू ही पता चला। एक लड़की थी, मेरी दोस्त थी, वो गई, उसने पता किया, वो ट्राइबल्स पे रिसर्च कर रही थी, तो उसने बताया। ऑल्सो उसने ये भी बताया कि ये लोग जो हैं ताकतवर बहुत होते हैं राहुल। अब देखो, ये अपने में एक मानने वाली बात है कि उनकी ताकत कहाँ से आती है। ऐसा कहते हैं कि हम जितनी ताकत का यूज करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, उसकी ट्रिपल ताकत होती है हमारे पास। मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ। यदि आप जमीन पर बैठे हैं और आपके पैर के पास बम फटेगा ना, तो आप उछल कर कहीं और बैठ जाओगे। वो जो एक इंस्टिंक्ट होता है ना, तो वो आपके बॉडी की सारी ची एनर्जीज को एक्टिवेट कर देता है, ऐसा कहते हैं। कुछ समय के लिए ऐसा आप मान लो, आपको डर लगे, आप कॉन्शियस हो जाओ, तो ऐसा कहते हैं कि उस समय आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो भी वर्क करता है साथ में, तो आपकी बॉडी का पूरा इस्तेमाल कर पाते हो। अभी तो आप सिर्फ एक ही पार्ट इस्तेमाल कर रहे हो ना। तो ये कहते हैं कि वो जो वैम्पायर्स की जो प्रजाति है, ट्राइबल्स की प्रजाति मान के चलते हैं, उन्होंने अपने दोनों ब्रेन को एक्टिवेट कर लिया है। और दिन में जब वो निकलते हैं तो उनको बहुत तेज मतलब दर्द होने लगता है, कहीं बॉडी में कुछ होने लगता है, तो वो सूरज को मानते ही नहीं है। सूरज को एज अ विलेन देखते हैं वो लोग। तो शायद क्या वो जीते जागते ड्रैकुला हैं जो हमारे बीच एग्जिस्ट करते हैं। आपका इस पर क्या टेक है? बट अगेन आपने बोला कि वो ऐसा ब्लड सकिंग या खून चूसने वाले वो सब काम नहीं, वो सब नहीं करते हैं। वो बिल्कुल नहीं करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। लेकिन वही है कि उनके दांत बड़े हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि कैसे। हर इंसान के कैनाइन टूथ्स होते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं जी। बट अर्श, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब कितनी सारी ट्राइब्स हैं, कहीं ऐसी ट्राइब्स हैं जो शायद इंडिया में ही, लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में कहीं ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि जिन्हें कैनिबल बोला जाता है जी। तो इजंट दैट कि मतलब किसी को आप मिस्टेक कर ले कि ये वैम्पायर हो क्योंकि राहुल, अगर मैंने जितना भी अभी तक बताया एपिसोड में, आप देखेंगे तो जो ड्रैकुला है वो सबका मिला जुला है। ताकत भी है, खून भी चूसता है, तेज भी है, रात में भी नहीं निकलता। रात में निकलेगा, दिन में नहीं निकलेगा, जैसे बैट्स वाला सिनेरियो होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से मिला जुला कर बनाए गए हैं। लेकिन रक्त पिशाच तो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि स्क्रिप्चर्स में मौजूद है, ऐसा मेरा मानना। मैंने देखा नहीं, आज भी मौजूद है। और आज भी कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो ये करने में लगे हैं। इवन राहुल, मैं आपको बताऊं, मैंने कर्ण पिशाचिनी के बारे में जिक्र किया है, राइट जी। मैंने यक्षिणी के बारे में, मैंने वट यक्षिणी के बारे में आपसे जिक्र किया है। कई बार कुछ साधकों का राहुल ये कहना है कि उनके सामने जब कर्ण पिशाचिनी आई या नील कर्ण पिशाचिनी जब उनके सामने आई, ये भी एक तरीके की एंटिटी होती है जी, तो उसके दांत बाहर थे। अगेन, दांत बाहर वाला जो सिनेरियो है ना राहुल, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आप देखेंगे तो बंगाल में एक मंदिर है माँ काली का। उसमें क्या है, उनके जो दांत हैं, जो कैनाइन टूथ जिनको आप बोल रहे हैं, साइड वाले जो ड्रैकुला के जैसे, तो उनके दांत बाहर हैं, जीभ बाहर है, खून पी हुई है, पिशाची स्वरूप एक तरीके से। ये नॉर्मली माँ काली के दांत छोटे होते हैं क्या? मुझे मतलब
ये देखो दांत छोटे ही होते हैं उनके, बाहर नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा करके पिशाची स्वरूप भी मौजूद है जो रौद्र रूप है। 64 योगिनियों को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें से कुछ ऐसी योगिनियां हैं जो पिशाची हैं, पैशाचिक रूप से हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतने सदियों पुराने समय से पिशाच का अस्तित्व होता आया है तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं रक्त पिशाच या सो कॉल्ड ड्रैकुला जैसी चीजें भी एग्जिस्ट तो करती होंगी। अर्श, आपने जिक्र किया 64 योगिनी मंदिर का, ग्वालियर का, जो आई थिंक वो मोरेना में है। मोरेना में आई थिंक उसको यूनिवर्सिटी ऑफ तंत्र भी बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तंत्र का विश्वविद्यालय। अर्श, मैंने सुना है कि इसी का एक वेस्टर्न काउंटर पार्ट होता है, अगर हम वेस्टर्न मैथोलॉजी की बात कर रहे हैं जी, जिसको 72 पिलर्स ऑफ डीमन बोलते हैं, और वो एक तांत्रिक, बेसिकली वेस्टर्न तांत्रिक तरीका होता है आत्माओं को बुलाने का। बिल्कुल।